जय हिंद स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। आज से हम लोग अपना क्लास 12th प्लस हम कह सकते हैं सीयूईटी का रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि रिवाइज करेंगे, विच विल बी नेशनल इनकम अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, इस रिवीजन सेशन के अंदर में हम लोग अपनी ये जो इकोनॉमिक्स की एक बुक आपको प्रोवाइड कराई गई होगी, नोट्स आपको प्रोवाइड कराए गए होंगे, उसके साथ साथ में रिवीजन करेंगे। एज वेल एज हम आपके साथ में पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस का पीडीएफ शेयर करेंगे। ठीक है, कुछ पीडीएफ अभी आपके एप्लीकेशन पे अपडेट भी हुआ होगा, तो वो पीडीएफ हम शेयर करेंगे जिसके अंदर में पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस हैं। तो उन पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला टास्क हमारा क्या होगा कि हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखें, उसके बाद हम लोग पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम लोग एक सेशन के अंदर में एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारे को तीन चीजें प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले अपना पूरा कंसेप्चुअल रिवीजन करना है, फिर उसके बाद पास्ट एग्जाम के जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन सबको प्रैक्टिस करना है, और फिर उसके बाद एक सेशन के अंदर में एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना है, जो कि हमें क्लास 12th में भी काम आएगा और सीयूईटी के अंदर में भी काम आएगा। ठीक है, तो आज जिस टॉपिक के साथ में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अपने रिवीजन की, दैट इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग। आप लोगों को इसके नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ चीजें अगर आप रनिंग नोट्स फिर भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बट एज सच हर एक चीज आप कॉपी करें ऐसा बहुत अधिक जरूरी नहीं है। इन रिवीजन सेशंस को आप भी साथ साथ में एप्लीकेशन पे बार बार रिवाइज करते जाइएगा, और बोर्ड से पहले भी आपको ठीक पहले भी अगर आप एक बार इन सेशंस को देखेंगे तो ये आपके रिवीजन में बहुत हद तक हेल्प करने वाला है। ठीक है, तैयार हैं आप लोग? ओके, तो सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग आज रिवाइज कर रहे हैं दैट इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग। जो लोग लाइव चैट पे भी कनेक्टेड हैं, आप लोग भी साथ साथ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, अगर हम कुछ भी पूछें तो उसका जवाब देना। सबसे पहले ये जानते हैं, ये जितनी भी थियरी है आपको पढ़ाएंगे, बट इससे भी पहले ये जानते हैं कि नेशनल इनकम का मतलब क्या, और इसको भी समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि जीडीपी का मतलब क्या। तो जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो व्हाट इज एग्जैक्टली जीडीपी? हम लोग कहते हैं इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। बोलिए क्या? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। सर इसमें शब्द आता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या? एक होता है आपका इंटरमीडिएट गुड्स और एक होता है आपका फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स जो कि अभी प्रोडक्शन प्रोसेस जिसका कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अभी फर्दर प्रोडक्शन पे जाएगा, अभी वो पूरी तरीके से रेडी फॉर कंजम्पशन नहीं है। तो फिलहाल के लिए कि सिंपल मतलब है, इसका मतलब हो गया फाइनल गुड्स। बाद में हम लोग और डिटेल्ड मतलब सीखेंगे। तो व्हाट इज जीडीपी? इट इज द वैल्यू ऑफ क्या? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर produced in an economy, which are produced in an economy in a year, या हम इसको कह सकते हैं in a financial। एक साल में जितने की भी गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, उसे हम लोग नाम देते हैं जीडीपी। तो जीडीपी के अंदर में जो वर्ड ग्रॉस है, डोमेस्टिक है, प्रोडक्ट है, इसमें प्रोडक्ट का मतलब हो गया गुड्स एंड सर्विसेज। वर्ड डोमेस्टिक का मतलब हो गया हमारी इकोनॉमी में बनने वाला। ग्रॉस वर्ड का मतलब क्या होता है? जब हम डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करते हैं तो हम उसे कहते हैं ग्रॉस वैल्यू। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द वैल्यू ऑफ, कम ऑन स्पीक इट अलोंग विथ मी, इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन अ फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, एक एक करके अब हम लोग पहले ग्रॉस, डोमेस्टिक और प्रोडक्ट इन तीनों शब्दों को समझते हैं, फिर उसके बाद हम आपको नेशनल इनकम समझा पाएंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग ये वर्ड समझते हैं डोमेस्टिक। वर्ड समझते हैं डोमेस्टिक।
हम एक ब्लैंक शीट ओपन कर लेते हैं। ये अपना क्लास सबसे पहले हम लोग वर्ड समझते हैं डोमेस्टिक को। डोमेस्टिक का मतलब होता है एनीथिंग विच इज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो अगर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में कोई सा भी प्रोडक्शन हो रहा है, अगर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में, ये इंडिया अलग सा बन गया, अगर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में कोई सा भी प्रोडक्शन हो रहा है तो उसे हम लोग किस में इंक्लूड करते हैं? अपने जीडीपी के अंदर में इंक्लूड करते हैं। तो अगर मान लो इंडिया के अंदर में कोई विदेशी आदमी आकर के अगर कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है तो क्या वो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्ट का हिस्सा माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? माना जाएगा। इंडिया के अंदर में प्रोड्यूस होने वाले सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज किसका हिस्सा होते हैं? डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट मींस एनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है। अगला होता है आपका नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम। देखिए दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है रेसिडेंट और एक होता है नॉन रेसिडेंट। कौन कौन? रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट का मतलब जो इंडिया में रहता है, सिटीजनशिप नहीं, जो इंडिया में रहता है। प्रियंका चोपड़ा इंडिया में नहीं रहती अब, तो क्या प्रियंका चोपड़ा इंडिया की रेसिडेंट है? नहीं है। ठीक है, सिटीजन होगी लेकिन रेसिडेंट, बॉर्न इन इंडिया है, ठीक है, इंडियन ओरिजिन है लेकिन रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है क्योंकि इंडिया में नहीं रहती। तो रेसिडेंट मतलब क्या? जो इंडिया में रहता हो। तो अगर इंडिया का रेसिडेंट कोई भी प्रोडक्शन करे, सर इंडिया का रेसिडेंट तो इंडिया में भी काम कर सकता है, इंडिया का रेसिडेंट तो विदेश जाकर के भी काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है? इंडिया का रेसिडेंट विदेश भी जा सकता है। वो हो सकता है कि विदेश में कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कराता हो सकता है इंडिया में बैठे बैठे ही विदेश में सर्विसेज प्रोवाइड कराता हो। ठीक है, या कुछ समय गया वहां पे मैच खेला, मैच खेल करके आ गया, उसको फीस मिलेगी उसकी। वहां गया, वहां पे टेक्निकल सर्विसेज दिया, टेक्निकल सर्विसेज दे करके आ गया, तो वहां पे जाके प्रोडक्शन भी कर सकता है। इंडिया की कंपनी बाहर भी काम कर सकती है, लेकिन है कहां की रेसिडेंट? इंडिया की। तो वो सभी जो रेसिडेंट्स बनाते हैं वो सारी की सारी इनकम हमारी नेशनल इनकम कहलाती है। तो बताइए इंडियन टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी में बनने वाली इनकम क्या? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और हमारे रेसिडेंट्स के बनने वाली इनकम क्या? नेशनल इनकम। अब इसमें कहां पे अंतर आता है ये समझिए। इंडिया के अंदर बनने वाली सारी की सारी इनकम क्या? डोमेस्टिक इनकम। और इसके अंदर में जितने रेसिडेंट बनाते हैं वो सबका सब क्या? नेशनल इनकम। अब मान लो यहां पे ये रेसिडेंट है, ये रेसिडेंट है और ये नॉन रेसिडेंट है। ये दो कौन है? रेसिडेंट। ये कौन है? नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट ने बनाया 10 लाख, इस रेसिडेंट ने बनाया 20 लाख, इस नॉन रेसिडेंट ने बनाया 15 लाख। बताइए हमारी डोमेस्टिक इनकम कितनी? पूरा जोड़ देंगे डोमेस्टिक इनकम। इंडिया में बनने वाली, तीनों तो इंडिया में है ना, इंडिया में बनने वाली सारी की सारी इनकम क्या है? डोमेस्टिक इनकम। और अगर पूछे नेशनल इनकम क्या, तो केवल रेसिडेंट की इनकम, यानी 10 लाख और 20 लाख, अब होगा 30 लाख। सर अगर विदेश में है कोई, विदेश में है कोई, यूएसए के अंदर में हमारा काम करने वाला एक रेसिडेंट हमारा बाहर जाता है और वहां जाकर के 5 लाख रुपए की सर्विसेज देता है, क्या ये हमारी डोमेस्टिक इनकम में आएगा? क्या ये हमारी नेशनल इनकम में आएगा? यस, क्योंकि रेसिडेंट है। तो नेशनल इनकम माने रेसिडेंट की इनकम, डोमेस्टिक इनकम माने प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। अगर नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम में बदलना हो तो क्या तरीका होता है ये समझिए, या डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में बदलना हो। जो हमारे रेसिडेंट इंडिया के बाहर प्रोडक्शन करते हैं उसको इंडिया में ले आएंगे, इसे कहते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बोलो क्या कहते हैं?
फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और जो नॉन रेसिडेंट इंडिया के अंदर में प्रोडक्शन करता है उसको इंडिया के बाहर ले जाता है, उसे कहते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, FITA, फीटा। वापस से जो हमारा रेसिडेंट विदेश में बनाएगा उस पैसे को इंडिया में ले आएगा, दिस इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो विदेशी आदमी इंडिया में बनाएगा उसको इंडिया के बाहर ले जाएगा, दैट इज फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो अगर हमें इस डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में बदलना हो तो जो टू अब्रॉड जा रहा है वो तो मेरे रेसिडेंट का था नहीं, माइनस कर देंगे, और जो फ्रॉम अब्रॉड आ रहा है वो हमारे रेसिडेंट का था, प्लस कर देंगे। तो हाउ टू फाइंड आउट नेशनल इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक इनकम? हम लोग कहेंगे कि नेशनल इनकम इज इक्वल टू, बोलो क्या, नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम, इसमें प्लस कर दीजिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और माइनस कर दीजिए फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। प्लस कर दिया फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, माइनस कर दिया फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के लिए यह तरीका अपनाया जाता है। इसी को प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को हम लोग एक साथ जोड़ करके कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्लस फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड, +3 - 2 इज +1। बेसिकली हम लोग जो प्लस में रहेगा उसके टर्म्स में बोलते हैं, ठीक है। हालांकि उसमें +3 - 2 का कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन ठीक है, जस्ट टू टेल यू, जो पॉजिटिव में टर्म रहेगा उसके सेंस में बोलते हैं। यानी प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, तो हम इसे कहते हैं डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब होता है प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। चलो नेक्स्ट, जैसे हम लोग इनकम माइनस एक्सपेंस को क्या कहते हैं, नेट इनकम, है ना, नेट एक्सपेंस नहीं ना कहते। चलो ये अच्छा था। ओके, सो नेशनल को हम लोग डोमेस्टिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना हो, या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? लेट मी टेक स्मॉल एग्जांपल्स। जीडीपी इज इक्वल टू 1000, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू 200 एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज इक्वल टू 150। क्या आप बता सकते हैं कि व्हाट विल बी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? एवरीबडी बी फास्ट। 1000 के अंदर में, यानी जीडीपी के अंदर में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ेंगे और टू अब्रॉड माइनस करेंगे, तो क्या मिल जाएगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में अंतर क्या? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए फ्रॉम अब्रॉड प्लस टू अब्रॉड, फिर से बोलो, डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए फ्रॉम अब्रॉड प्लस टू अब्रॉड माइनस, ये हो जाएगा 1050। अच्छा, अगर यहां पे जीडीपी की जगह एनडीपी लिख देते, जीएनपी की जगह एनएनपी लिख देते, तो भी हमारा जवाब क्या होता? सेम। समझे कि नहीं समझे? यानी हम अभी सीख रहे हैं डोमेस्टिक को क्या बनाना? नेशनल, ठीक है। अब इसका जवाब देना, अगर हम कहें जीएनपी इज इक्वल टू 1600, ठीक है, फैक्टर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू 300। अब बताओ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना? डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए प्लस करते हैं फ्रॉम अब्रॉड, तो नेशनल को डोमेस्टिक बनाने के लिए माइनस कर देंगे फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट, जैसे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करते हैं तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को भी क्या करेंगे? माइनस। तो बताओ जीडीपी कैसे निकालेंगे? जीडीपी इज इक्वल टू लिखेंगे जीएनपी, नेशनल को डोमेस्टिक बनाने के लिए क्या? माइनस क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। याद कैसे रखेंगे? डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए प्लस करते हैं फ्रॉम अब्रॉड, तो नेशनल को डोमेस्टिक बनाने के लिए माइनस कर देंगे फ्रॉम अब्रॉड। तो 1600 माइनस 300 इक्वल टू 1300। ओके, नेक्स्ट। सर आप कह रहे हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि एक और फिगर हो सकता है विच इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हम दो शब्दों के बीच में अंतर सिखाएंगे, एक है ग्रॉस और एक है नेट। बोलो क्या? ग्रॉस और नेट के बीच में जो अंतर होता है वो होता है डेप्रिसिएशन का। बोलिए किस चीज का?
डेप्रिसिएशन का। तो ग्रॉस और नेट के बीच में अंतर होता है डेप्रिसिएशन का। अगर ग्रॉस को नेट बनाना है तो उसमें डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, अगर ग्रॉस को नेट बनाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। ठीक है। सो अगर हम आपसे कहें जीडीपी इज इक्वल टू 900 और डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 20, तो एनडीपी कितना हो जाएगा? 880। ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन घटा दो तो बन जाएगा नेट। आ रहा है क्या? पक्का? अच्छा, आगे समझो। अगर नेट को ग्रॉस बनाना हो तो डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे? प्लस। तो ये बताओ, अगर एनपी इज इक्वल टू 180 और डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 10, तो एनडीपी कितना, सॉरी जीएनपी कितना हो जाएगा? जीएनपी माने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी माने नेट नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस फाइंड करना है, नेट दिया है, ग्रॉस फाइंड करना है, नेट दिया है, कितना हो जाएगा? ग्रॉस कैसे निकालते हैं? नेट वाले में डेप्रिसिएशन प्लस कर दो तो हो जाएगा 180 प्लस 10 190। आया क्या? ओके। नेक्स्ट। सर ये जो जीडीपी है क्या इसका मतलब? अब ये समझे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस माने उसमें डेप्रिसिएशन घटाए नहीं है, डोमेस्टिक माने इंडिया में बनने वाला, यानी डोमेस्टिक टेरिटरी में बनने वाला। अब ये जो प्रोडक्ट है ये दो प्रकार से लिखा जा सकता है। दिस प्रोडक्ट कैन बी रिटन एट मार्केट प्राइस एंड दिस प्रोडक्ट कैन बी रिटन एट फैक्टर कॉस्ट। बोलो क्या क्या? इट कैन बी रिटन एट मार्केट प्राइस एंड इट कैन बी रिटन एट फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस पे लिखने का मतलब क्या? वो रेट जिस पे बिक रहा है, एमआरपी नहीं। ठीक है, मार्केट रेट कह सकते हैं, लेकिन एमआरपी में ये बताओ इंक्लूडिंग टैक्सेस होता है कि एक्सक्लूडिंग टैक्सेस होता है? इट इज इंक्लूडिंग टैक्सेस। तो हाँ, इस सेंस में कह सकते हैं कि ये मार्केट रेट है, मतलब इट इज इंक्लूडिंग टैक्सेस। सो मार्केट प्राइस कैसे बनता है? फैक्टर कॉस्ट माने जहां पे वो टैक्सेस नहीं जुड़े हुए हैं। तो अगर आप फैक्टर कॉस्ट में, सुनना मेरी बात, फैक्टर कॉस्ट में अगर आप टैक्सेस को जोड़ दो और अगर आपको सब्सिडी मिलती है तो सब्सिडी माइनस कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्सेस माइनस, इट इज प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडी। ठीक है। इसका मतलब अगर हम कहें कि जीडीपीएफसी, तो जीडीपीएफसी का मतलब क्या हुआ? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। दिस इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगर हम कहें कि ये 1200 रुपए है और हमने टैक्सेस बाजार में जो पे किए हैं वो 50 रुपए के हैं और सब्सिडी मेरे को 5 रुपए की मिलती है, तो बताओ बाजार में इसका दाम कितना हो गया? जीडीपी एमपी कितना हो गया? 1200 में 50 रुपए का टैक्स जोड़े होंगे और सब्सिडी माइनस किए होंगे तो कितना हो गया? 1245। समझे क्या? एवरीबडी इन द लाइव चैट कम ऑन प्लीज गिव मी अ यस अगर यहां तक समझ में आया तो। ओके, फंटास्टिक। तो बताओ डोमेस्टिक को नेशनल कैसे बदलेंगे? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस टू अब्रॉड माइनस। ग्रॉस को नेट कैसे बनाते हैं? डेप्रिसिएशन माइनस करके। मार्केट फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस कैसे बनाएंगे? टैक्सेस प्लस सब्सिडी माइनस। फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस बनाना है तो मार्केट प्राइस में तो टैक्सेस जुड़ जाता है, तो फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस प्लस और सब्सिडी माइनस। ठीक है। अब जल्दी से अपनी कॉपी ओपन करिएगा, हम लोग फटाफट कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे इस कॉन्सेप्ट को और फिर आगे बढ़ेंगे। डिस्काउंट वगैरह नहीं, डिस्काउंट वगैरह सब फैक्टर कॉस्ट में ही माइनस हो जाता है।
चलो भाई देखो ध्यान से, जीडीपी एमपी इक्वल टू 1800, डेप्रीसिएशन इक्वल टू 50 एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इक्वल टू -100 एंड इनडायरेक्ट टैक्स। क्या आपको मालूम है इनडायरेक्ट टैक्स प्लस और सब्सिडी माइनस को नेट इनडायरेक्ट टैक्स कह सकते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू 80। आपको बताना है कि एनएनपीएफसी कितना होगा। ये जो एनएनपीएफसी है इसका पूरा नाम बताओ, एक्सपेंडेड फॉर्म, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो एनएनपीएफसी कैसे निकालेंगे? लिखने का तरीका, एनएनपीएफसी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, जीडीपी एमपी। ग्रॉस को बनाना है नेट। सोचने का तरीका देखो, ग्रॉस को बनाना है नेट। ग्रॉस को नेट कैसे बनाएंगे? माइनस डेप्रीसिएशन। डोमेस्टिक को बनाना है नेशनल, कैसे बनाएंगे? प्लस कर देंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम, प्लस कर देंगे फ्रॉम अब्रॉड, माइनस कर देंगे टू अब्रॉड। और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट कैसे बनाते हैं? फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस बनाने के लिए टैक्सेस जोड़ते थे। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो टैक्सेस माइनस करेंगे, माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्स। हां बताओ कितना आ रहा है? 1470। चलो बताओ सब लोग कितना आ रहा है? 1800 माइनस 50 प्लस -100 दिया हुआ ना, प्लस फीफा माइनस फीता दिया हुआ ना, और माइनस इनडायरेक्ट टैक्स कितना है? 80। तो सब तो माइनस ही हो रहा है। 1570 करेक्ट हर्ष। ठीक है, नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल देखो। इफ एनडीपी एमपी इज इक्वल टू 1020, डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू 50, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जगह क्या हम नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी दे सकते हैं? बताइए, फ्रॉम अब्रॉड को क्या करते थे तो टू अब्रॉड को क्या कर रहे थे? क्या करने के लिए? डोमेस्टिक को नेशनल बनाने। तो भैया जैसे फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर रहे थे वैसे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करो। अगर फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस करना है तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस कर दो। तो इससे आपको अलग अलग चीजें याद नहीं करनी पड़ेगी, समझ रहे हो ना? तो मान लो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है आपका, से फॉर एग्जाम्पल 150, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू 80। आपको बताना है जीएनपीएफसी। लिखो, जीएनपीएफसी इज इक्वल टू एनडीपीएमपी। देखो देखो, जीएनपीएफसी इज इक्वल टू एनडीपीएमपी। बताओ नेट को ग्रॉस कैसे बनाएंगे? हाँ, डेप्रिसिएशन प्लस करके। डोमेस्टिक को नेशनल कैसे बनाएंगे? प्लस फीफा माइनस फीता, तो माइनस कर दे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट कैसे बनाते हैं? माइनस एनआईटी, यानी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो एनडीपीएमपी कितना है? 1020 प्लस डेप्रीसिएशन कितना है? माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। बताओ कितना हो जाएगा? हाँ 840।
840, 740 नहीं है, 840। आया क्या आप लोग को? कम ऑन एवरीबडी। अगला एग्जाम्पल, इफ नेशनल इनकम, जानते हैं आप नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम इज एनएनपीएफसी। नेशनल इनकम इज एनएनपीएफसी। ये है 1800। फिर उसके बाद हमने आपको दिया कि जी डी पी एम पी, नहीं, जीडीपी एमपी इज इक्वल टू 2000। ठीक। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को शॉर्ट में कहते हैं एनएफआईए। ये था -50 और नेट इनडायरेक्ट टैक्स था, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को शॉर्ट में क्या कह रहे हैं? एनआईटी। अच्छा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माने प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो देखो इन सब नेट फिगर का ना सीधा सीधा लेना देना है। अगर इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर दो, अगर इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दो। यानी इसके लिए अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। हमने कहा नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू 75। अब आपको बताना है कि डेप्रिसिएशन कितना रहा होगा। चलो ये वाला सवाल देखते हैं कौन कर पाता है। हम्म 175। मेरे पास एक आंसर आया 175। सब लोग एक बार चैट सेक्शन पे मेंशन करिए भाई। एक आंसर 75 भी आ गया। 75। सुनो, और दो लोगों ने यहां पे भी 75 ही जवाब दिया। सब लोग 75 ही कह रहे हैं। तो एनएनपीएफसी इज इक्वल टू क्या होता है? जीडीपीएमपी। ध्यान से सुनिएगा कैसे करेंगे। सर इस बार तो दोनों दिया है, कोई भी किसी भी साइड लिख दो। अब बताओ ग्रॉस को नेट कैसे बनाते हैं? माइनस डेप्रिसिएशन करके। डोमेस्टिक को नेशनल कैसे बनाते हैं? एनएफआईए दिया है तो प्लस एनएफआईए करके। और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट कैसे बनाते हैं? माइनस कर देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो टैक्सेस हटाओगे, है ना? तो एनएनपीएफसी इज 1800, जीडीपीएमपी इज 2000 माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए। एनएफआईए इज कितना? -50 माइनस एनआईटी इज कितना? 75। तो डेप्रिसिएशन इधर गया प्लस और ये सब इधर आएगा माइनस। तो 2000 -50 -75 -1800 यानी 2000 -1925। आंसर हो गया 75। करेक्ट। जिसका इसका 75 आया करेक्ट। आ रहा है सबको? क्या ये आप लोगों को सॉल्व करने आ रहा है?
ठीक है, आइए हम लोग साथ साथ में इसकी कुछ थ्योरी को भी पढ़ते चलें। हम लोग साथ साथ में इसकी थ्योरी को भी पढ़ते चले। देखिए, सबसे पहले है आपका नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम माने क्या? इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिडेंट्स। अच्छा, जीडीपी में हम लोग क्या कर रहे थे? इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द इकोनॉमी। यहां पे सजेस्टेड ये है कि हम लोग एक और वर्ड ऐड कर रहे थे, क्या? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो और ज्यादा एक्यूरेसी आ जाएगी अपने डेफिनेशन के अंदर में, इन एन अकाउंटिंग ईयर और एनी स्पेसिफाइड टाइम। तो बेसिकली एक फाइनेंशियल ईयर होना एकदम नेसेसरी नहीं है, हम अकाउंटिंग ईयर कोई सा भी ले सकते हैं, कैलेंडर ईयर के लिए भी मेजर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो नेशनल इनकम माने क्या? इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिडेंट्स। और डोमेस्टिक इनकम माने क्या? इनकम, इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द इकोनॉमी। नेक्स्ट है आपका रेसिडेंट इन डोमेस्टिक टेरिटरी। रेसिडेंट कौन होता है और डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? रेसिडेंट हम लोग उस पर्सन को कहते हैं जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में लाई करता है। नॉर्मली रेसिडेंट्स उन्हें कहा जाता है जो उस कंट्री में 182 डेज या उससे ज्यादा के लिए रिसाइड करते हैं। यानी अगर आप प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, कई जगहों पे कैलेंडर ईयर होता है, तो अगर आप प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा रिसाइड करते हैं तो आपको रेसिडेंट माना जाता है। इसमें वो सारे के सारे लोग आ जाते हैं जो कि इंडिया में आते हैं एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए या बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए, जिनकी कोई भी ब्रांच या एजेंसी या ऑफिस, अगर कोई भी इंडियन इंस्टीट्यूशन है लेकिन वो बाहर अगर है, जैसे मान लो रिलायंस की एक ब्रांच अगर यूएस में भी है, स्टिल वो कहां की रेसिडेंट मानी जाएगी? इंडिया की। ठीक, लेकिन इसमें क्या क्या चीजें नहीं आती हैं? इसमें डिप्लोमैट्स और फॉरेन टूरिस्ट नहीं आता है। तो कोई अगर फॉरेन टूरिस्ट आया है और वो इंडिया में आकर के अगर 7-8 महीना रह भी ले, तो उसको अगले साल से रेसिडेंट नहीं मानने लग जाएंगे, क्योंकि वो इंडिया में टेम्पररी पर्पस के लिए आया है, यहां पे रह करके फिर वापस चला जाएगा। लेकिन अगर आप बिजनेस करने आए हैं तब तो आप रेसिडेंट बन गए, अगर आप टेम्पररी पर्पस से आए हैं तो नहीं। वो लोग जो कि किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वो अपने देश के ही रेसिडेंट माने जाते हैं। तो अगर आप यूएन के अंदर, डब्ल्यूएचओ के अंदर, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में काम कर रहे हैं, तो आप अपने देश के ही रेसिडेंट माने जाएंगे, भले ही आप किसी भी दूसरे देश में पोस्टेड हो। क्लियर है सारी बातें? तो रेसिडेंट का मतलब ये आपको क्लियर हो गया? एक ऐसा पर्सन जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट माने क्या? जहां से वो मेनली कमाई करता है। और दूसरा, वो उस कंट्री में 182 डेज या उससे ज्यादा रहा हो। जो लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए आते हैं वो भी उसमें आएंगे, और अगर आपकी कोई ब्रांच बाहर है तो उसको भी हम यहीं का रेसिडेंट मानेंगे। वैसे ही करके डोमेस्टिक टेरिटरी और बाकी कॉन्सेप्ट्स भी हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है? यानी ये एक ज्योग्राफिकल एरिया है जो कि किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट से गवर्न होती है। इसमें हमारा पॉलिटिकल फ्रंटियर आता है, इसमें हमारी एम्बेसीज भी आती हैं। क्या आपको पता है इंडिया की एम्बेसी विदेश में कहीं पर भी हो, वो इंडियन टेरिटरी का पार्ट माना जाता है इकोनॉमिक्स के पर्पस से। इकोनॉमिक्स के पर्पस से उसे इंडियन टेरिटरी का ही पार्ट माना जाता है, क्योंकि वहां पे पूरी तरीके से एक कंट्रोल दिया जाता है सामने वाले देश को कि आप अपने तरीके से काम चलाओ। ठीक है, तो किसी भी देश के अंदर में अगर इंडिया की एम्बेसी है तो उसको किसका पार्ट माना जाएगा? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का। तो मान लो अगर जापान के अंदर में इंडिया की एम्बेसी है, वहां पे काम करने वाला कोई जापानी भी है, अमेरिकी भी है या इंडियन है, हम कहेंगे वो इंडियन टेरिटरी के अंदर है। यानी डोमेस्टिक इनकम में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इंडियन एम्बेसी में काम करने वाले लोग डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। समझ रहे हो इस बात को?
इंडियन एम्बेसी इज अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। अच्छा सर, इंडिया के अंदर में भी तो ऐसी विदेशी एम्बेसीज होंगी। हाँ, इंडिया के अंदर में भी तो रशिया की एम्बेसी है। अब इंडिया के अंदर में अगर रशिया की एम्बेसी है, रशिया की एम्बेसी के अंदर में क्या नाम, अनंत। इंडिया के अंदर में रशियन एम्बेसी है, रशियन एम्बेसी के अंदर में अनंत काम कर रहा है। अब भैया अनंत तो रेसिडेंट है, लेकिन ये कहां काम कर रहा है? रशिया की एम्बेसी के अंदर में। रशिया की एम्बेसी में काम किया मतलब डोमेस्टिक इनकम है या नहीं है? रशिया की एम्बेसी इंडिया में थी, नई दिल्ली के अंदर में है, तो इंडिया में नहीं है। नहीं, रशिया की एम्बेसी इंडिया का पार्ट नहीं है। इंडिया की एम्बेसी दुनिया में कहीं भी हो, वो किसका पार्ट है? इंडिया का पार्ट है। समझे क्या? उसके बाद शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, जो कि दो देशों के बीच में चलती है, वो देखा जाता है कि कहां से शुरू हुई। हमारे यहां से शुरू होने वाली शिप अधिकतर तो ऐसी मान लो बीच समुद्र में रहेगी, तो हम क्या कहेंगे? वो शिप इंडिया के अंदर में रहती है? नहीं। तो जो लोग खास करके चाहे उन शिप्स पे काम करने वाले लोग भी देखा जाता है वो ओरिजिनेट कहां की है। इंडिया की शिप है क्या? इंडिया से ओरिजिनेट होती है क्या? तो वहां पे उस पे काम करने वाले लोग क्या माने जाएंगे? इंडियन रेसिडेंट। और वो पूरा का पूरा किसका पार्ट माना जाएगा? इंडिया की टेरिटरी का। अब जैसे समझो एक शिप है, वो बीच सागर में काम करती है या जगह जगह जाकर के काम करती है, तो भैया वो जहां भी काम करे, वो पर्टिकुलर शिप तो है उधर उधर कहीं ना कहीं रहेगी, लेकिन वो भी जहां भी काम करिए माना जाएगा कि उसने कहां पे काम किया? डोमेस्टिक टेरिटरी में। वैसे ही करके अगर बीच समुद्र में हमारा कोई फिशिंग वेसल, ऑयल फिशिंग वेसल है, कोई ऑयल एंड नेचुरल गैस के रिग्स हैं, तो इन सबको भी हमारी टेरिटरी का ही हिस्सा माना जाएगा। जैसे बीच समुद्र में अगर आप कहीं पे कोई वेसल वगैरह चलाएं, अगर आपका कोई ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए रिग्स वगैरह हो, तो उन सबको भी इंडियन टेरिटरी का पार्ट माना जाता है। तो हमारी टेरिटरी माने क्या? हमारी टेरिटरी माने हमारा पॉलिटिकल फ्रंटियर, हमारी एम्बेसी, हमारे चलने वाले शिप्स और एयरक्राफ्ट, और हमारी फिशिंग वेसल कहीं पर भी हो, वो हमारी टेरिटरी का हिस्सा है। बोलिए, समझ में आया? उसे इंडियन रेसिडेंट मानेंगे। इंडिया की शिप में काम करते हैं। सर जी, अगर अपने को पूछा जाए थियरी में फैक्टर इनकम माने क्या, ट्रांसफर इनकम माने क्या, आपको दो चीजों के बीच का अंतर सिखा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, हम आपको हर एक सेशन के अंदर में न्यूमेरिकल और थियरी दोनों का कॉम्बिनेशन करा रहे हैं। अभी हमने आपको न्यूमेरिकल्स करवाए, आपको थियरी भी साथ साथ में पढ़ा रहे हैं। तो फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम दो प्रकार की इनकम होती है। नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली फैक्टर इनकम। बोलो, ट्रांसफर इनकम नहीं आती है। नेशनल इनकम में केवल क्या आएगा? ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर मनी इज नॉट अर्नड। करेक्ट, ट्रांसफर मनी कमाया हुआ पैसा नहीं है। तो सर लूटा हुआ है? हां, गिफ्ट वाला हो सकता है, स्कॉलरशिप में मिला हुआ पैसा हो सकता है। ठीक है, तो हां, चाचा का भेजा, मामा का भेजा, पैर छू छू करके कमाए हुए पैसे हो सकते हैं, लेकिन उसके बदले आपने मेहनत के अलावा कुछ भी किया होगा। ठीक है, तो कमीशन के लिए क्या मेहनत नहीं करनी पड़ती? करना पड़ता है। कमीशन ज्ञान से मिलता है, टैलेंट से मिलता है। वो सब भी उनको उनके काम की बोनस, क्या फ्री फोकट का नहीं मिलता है, बोनस भी काम के बदले मिलता है। तुम राह चलते किसी इंसान को बोनस दे दोगे? ठीक है, बोनस क्यों दे रहे हो? एम्प्लॉई है इसलिए, काम करने के बदले। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम माने क्या? ऐसी इनकम जो कि किसी प्रोडक्टिव सर्विसेज को रेंडर करने के अगेंस्ट मिली, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, इनके अगेंस्ट में मिलने वाली इनकम इज अ फैक्टर इनकम। और जो भी इनकम जिसके अगेंस्ट में कोई भी गुड्स या सर्विसेज रेंडर नहीं किए जाते, उनको कहते हैं ट्रांसफर इनकम। ठीक है, यूनिलेटरल और बायलेटरल। फैक्टर इनकम एक बायलेटरल पेमेंट होता है, जबकि ट्रांसफर इनकम एक यूनिलेटरल पेमेंट होता है। बायलेटरल माने हम आपको पैसा देंगे, उसके बदले आप हमको गुड्स एंड सर्विसेज देंगे। बायलेटरल हो गया। ठीक है, तो आपकी जो इनकम है वो फैक्टर इनकम कहलाएगी। लेकिन स्कॉलरशिप में हमने दिया आपको, आपसे कुछ लेंगे क्या? हां, नहीं।
ये कहेंगे कि आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं, वोट देना ही पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं कहा जाता। ठीक है, वो दे देते हैं अलग बात है, लेकिन ऐसा कहा नहीं जाता। तो स्कॉलरशिप दे रहे हैं वो क्या है? ट्रांसफर इनकम। ठीक है, गिफ्ट दिया जा रहा है तो जरूरी है, गिफ्ट दे रहे हैं तो बदले में आशीर्वाद देना ही पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। दिस इज ऑल्सो क्या? ट्रांसफर इनकम। तो गिफ्ट, स्कॉलरशिप, ये सारे के सारे पैसे ट्रांसफर इनकम में आते हैं। सर बोनस? नहीं, बोनस तो काम के बदले दिया जाता है। प्रोविडेंट फंड वगैरह का पैसा? नहीं, सब चीजें अर्नड। डिविडेंड इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, तो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। Pensions is also a part of your national income because why are you getting it? You are getting it. अच्छा, एक हाँ, पेंशन अगर हम कहें आफ्टर रिटायरमेंट तो वी कैन इंक्लूड इट एज अ पार्ट ऑफ योर ट्रांसफर इनकम। पेंशन इनकम मे बी इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ ट्रांसफर इनकम गिवन पोस्ट रिटायरमेंट, इट कैन बी इंक्लूड, क्योंकि अब उसके अगेंस्ट में कोई सर्विसेज नहीं किया जा रहा। प्रोविडेंट फंड का देखो फंडा अलग होता है। पीएफ का क्या फंडा होता है कि वो आपकी इनकम में से डिडक्ट करके आपको दिया जाता है। पेंशन जो है वो एम्प्लॉय जब रिटायर कर जाता है उसके बाद जाकर के उसको पेंशन दिया जाता है। जनरली गवर्नमेंट में आपने सुना होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है, तो इट इज द काइंड ऑफ ट्रांसफर इनकम। बट बाकी और कोई भी जैसे ग्रेचुइटी वगैरह मिलता है रिटायरमेंट पे, ये सब क्या है आपका? फैक्टर इनकम। तो पेंशन को छोड़ करके बाकी सब देखो, वो सब क्या है? फैक्टर इनकम, करेक्ट। हाँ, पेंशन इज अ ट्रांसफर, गिफ्ट, स्कॉलरशिप, डोनेशन इज अ ट्रांसफर इनकम। अच्छा बताओ, फैक्टर इनकम इंक्लूड होता है नेशनल इनकम में और ट्रांसफर इनकम नहीं होता है। इट इज अर्नड एंड इट इज अनअर्नड। समझ गए बात को? ठीक है। प्रॉफिट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, तो वो तो इंटरेस्ट इनकम हो गया ना, इंटरेस्ट इनकम हो गया। इंटरेस्ट इनकम इज ऑल्सो, अगर आप बैंक के पास जमा करा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, क्लियर हो गई यहां तक की बातें? तो बस आज हम लोगों ने इसके बेसिक्स को रिवाइज किया। अगली क्लास में हम आपको अलग अलग मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम रिवाइज करवाएंगे। फिर उसके बाद अगेन एक क्लास के अंदर में अपनी थियोरेटिकल डिस्कशंस होंगी, और फिर उसके बाद जैसा हमने आपसे कहा पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस हमारे डिस्कस होंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर फर्स्ट रिवीजन सेशन। जस्ट बी रेगुलर इन अटेंडिंग ईच एंड एवरी सेशन एंड आई गारंटी यू फॉर हैविंग वेरी गुड कंसेप्चुअल क्लैरिटी एज वेल एज कॉन्फिडेंस बाय द एंड ऑफ दीज सेशन। जब ये सेशन खत्म होगा, आई कैन अश्योर यू कि आपके पास में बहुत अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को लेकर के आपके पास में बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, सभी प्रकार के क्वेश्चंस को लेकर के। थैंक यू सो मच, बाय बाय। यस।